मेरी जंग अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद अनवर और लंदन इंतजामिया के खिलाफ है। मुस्तफा कमाल मेरे एहसानात का बदला दें। इमरान फारूक कत्ल के अहम मुल्जिम खालिद शमीम के वीडियो बयान में संगीन इल्जामात और दावे। ऐसी वीडियो के रिलीज होने का, लीक होने का वजीर दाखिला नोटिस लें। रेंजर्स की 90 रोजा तहवील के बाद उज़ैर बलोच पर धमाका खेज मवाद रखने का मुकदमा दर्ज। मुबैना GIT में 197 अफराद को कत्ल करवाने का दावा FIR से गायब है। उज़ैर बलोच केस के मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहा है। कल एक दूसरे पर तनकीद करने वाले, बल्कि शदीद तनकीद करने वाले पीपल्स पार्टी और शेख रशीद आज पनामा लीक्स पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक पेज पर आ गए। सियासत के सीने में वाकई दिल नहीं होता। 9 मई को पनामा लीक्स से नया धमाका होगा। ऑफशोर कंपनियां रखने वाले मजीद 400 पाकिस्तानी सियासी और कारोबारी शख्सियात के नाम से 11 दिन बाद पर्दा उठेगा। और पनामा लीक्स की वेबसाइट से वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम तो हटा दिया गया, लेकिन वजीर आजम पर से जिम्मेदारी अभी नहीं हटी। जिम्मेदारी पूरी करें, अवाम के सामने अपने बच्चों के असासे और उनकी तफसीलात रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर की। इमरान फारूक कत्ल केस में एक और ड्रामाई मोड़ आ गया है। मामला अदालत में है, मगर अदालत से बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। केस के अहम मुल्जिम खालिद शमीम की वीडियो सामने आई है, जिसमें उन्होंने चौंका देने वाले इंकिशाफात किए हैं। ऐसे इंकिशाफात जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके कायद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। केस की जो सिमत है उसके हवाले से भी सवालात उठा सकते हैं। और इंकिशाफात सिर्फ इमरान फारूक कत्ल केस तक ही महदूद नहीं, इसमें और भी बहुत से दावे किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्जिम खालिद शमीम इमरान फारूक कत्ल केस में ज़ेरे हिरासत है। उसका मुकदमा अदालत में चल रहा है। मुल्जिम के दावों को अभी अदालत में साबित होना है, मगर इन दावों पर बात करने से पहले हम आपको याद दिलाते चले। 21 जनवरी 2016 को अदालत में पेशी के दौरान इमरान फारूक कत्ल केस के अहम मुल्जिम खालिद शमीम ने मीडिया से बात की, मुत्तहिदा की कायद पर इल्जामात लगाए और वादा माफ गवाह बनने की पेशकश भी की। मुझे मालूम है कि अल्ताफ हुसैन, अनवर और हवारियों को MI6 और मैं ये केस आलमी अदालत मदद की जरूरत चाहिए। क्या चाहिए? की मदद हासिल है। आपने देखा क्या कह रहे थे और अदालत के बाहर कह रहे थे। अदालत से बाहर इस अहम केस के मुल्जिम की बातचीत का चौधरी निसार ने सख्त नोटिस लिया। हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नोटिस भी लिया गया, ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि पुलिस गार्ड के इंचार्ज को भी मुअत्तल किया और कहा कि इमरान फारूक कत्ल केस को मीडिया सर्कस बनाने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्जिम की मीडिया से ऐसी बातचीत और गैर जरूरी तबसरे अदालती केस पर मनफी असर डाल सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, इमरान फारूक केस में सच्चाई और इंसाफ को ही मुकद्दम रखा जाएगा, जबकि इस केस को एक अदालती केस ही रहने दिया जाए। वफाकी वजीर दाखिला का नोटिस और हिदायत अपनी जगह, मगर खालिद शमीम की एक एतराफी वीडियो अब सामने आई है। एक टेलीविजन ने उसकी ऑडियो भी चलाई और एक टेलीविजन से वाबस्ता सहाफ़ी इस हवाले से उनको ये वीडियो मौसूल हुई। वो इस बात के दावेदार हैं कि काफ़ी दिन से उनके पास ये वीडियो है जिसमें किए गए दावे तो एक तरफ, मगर इस वीडियो के सामने आने के बाद सवालात उठ रहे हैं। एक दफ़ा मुल्जिम का बयान सामने आया, वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया, मगर कुछ नहीं हुआ। और अब वीडियो और एतराफ़ी बयान भी सामने आया है और वो उसकी कुछ बातें सुनाने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि सवालात उस वक्त भी उठे थे जब एक वीडियो बयान सौलत मिर्जा का सामने आया था और वो मुजरिम था, कुछ अरसे में उसे फांसी होने वाली थी। उस वक्त सवालात उठे कि इसका मकसद क्या है, ये बयान क्यों आया है। उस बात का भी नोटिस लिया गया कि ये क्या हुआ, इसकी तहकीकात की जाएगी, तफसीलात क्या हैं, आज तक पता नहीं चली। आज फिर एक बयान सामने आया है। इसके अलावा अजमल पहाड़ी हो या कोई और मामला, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुसलसल एतराज रहता है कि हमारे खिलाफ तहकीकात कम, केस कम चलता है, हमारा मीडिया ट्रायल ज्यादा किया जाता है। अब ये एक और वीडियो आई है, क्या ये भी उसी सिमत में इशारा है? जुर्म साबित कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करना है।
फैसला अदालत ने सुनाना है। मगर ये वीडियो सवालात उठा रही है। इससे पहले भी कई मुल्जमान की सजाओं से पहले और बाद में, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी वीडियो सामने आई। अजमल पहाड़ी की वीडियो सामने आई, सौलत मिर्जा की वीडियो सामने आई, जेल की कोठरी से सामने आई। ये सारे मामला सामने आए, एक्शन नहीं लिया गया। और अब एक और वीडियो सामने आई है जिसके कुछ मंदरजात हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जिन सहाफ़ी को ये वीडियो मौसूल हुई उनसे भी बात करेंगे कि ये वीडियो उन्हें कैसे मौसूल हुई, इसके मकासद क्या हैं। बहुत सारी बातें खालिद शमीम इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे अहम बात उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से की है कि मुस्तफ़ा कमाल मेरे एहसानात का बदला दें, मेरी मदद करें। मलिक रियाज साहब से भी मदद मांग रहे हैं वो, इमरान खान साहब से भी मदद मांग रहे हैं वो, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से भी मदद के तालिब हैं कि मेरी किसी भी तरीके से मदद की जाए इस केस में, मेरी फैमिली को हिरासा ना किया जाए। इस हवाले से भी बात उनकी तरफ से की जा रही है। मगर एक बात कही कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और राब्ता कमेटी के दूसरे अरकान जब लंदन गए इमरान फारूक साहब का जनाजा लेने के लिए, पाकिस्तान लाने के लिए, तो बकौल इनके ये दावा कर रहे हैं और ये महज दावा है और ये बयान अंडर ड्यूरेस भी हो सकता है, एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, किसी भी एजेंडे के तहत हो सकता है, मगर एक अहम मुल्जिम का बयान है जो नहीं लीक होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से अपील करना चाहता हूँ जो कि मतलब कि MQM के साहब का मतलब कि कराची के मेयर हैं और साहब का सेनेटर हैं। उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त थोड़ा मुश्किल में हूँ, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। तो मादी का एहसान का बदला मैं मतलब कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मादी का जो एहसान था उसका बदला अगर देना चाहें तो मुझे मेरी मदद करके उसका बदला उतार। मुझे इस्लामाबाद में रिहाइश की ज़रूरत है जहाँ मैं हाउस अरेस्ट की एप्लीकेशन दे सकूँ। आप इस वक्त मलिक रियाज साहब के साथ काम कर रहे हैं और मैं ख़बर आपके लिए कोई मसला नहीं है कि इस्लामाबाद में मेरे लिए रिहाइश का इंतज़ाम करना। इसके अलावा उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में भी मदद करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी गुजारिश है मुस्तफ़ा साहब से कि वो मतलब कि आवाम को और हक्काम को बताएं कि मतलब कि जब वो डॉक्टर इमरान फारूक की बॉडी लेने मैयत लेने लंदन गए थे राब्ता कमेटी के हमरा, तो अल्ताफ़ हुसैन ने आपको क्या कहा था? क्योंकि मैं स्कॉटलैंड को और पाकिस्तानी हक्काम को बता चुका हूँ कि आप मतलब कि आपको ओपन थ्रेड दी गई थी। तो माजरत के साथ कि आपको जो चीज़ आपने मुझे बताई थी वो मैंने बता दी और मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं क्योंकि मैं बता चुका हूँ। आवाम की नॉलेज के लिए आपके अल्फाज जो आपने मुझे बताए थे वो मैं दोहराना चाहता हूँ। क्या अल्ताफ़ हुसैन जब आप लंदन गए थे डॉक्टर इमरान फारूक की मैयत के लिए लेने के लिए, तो अल्ताफ़ हुसैन ने आपको कहा था कि काम तो अच्छा हो गया है और जो मेरे साथ ऐसा करेगा उसकी वजह मैं जो समझता हूँ ये धमकी देने का अल्ताफ़ हुसैन का कि उस वक्त आप एक पर्सनैलिटी थे कराची में, आवाम और कारकुनान पसंद करते थे मुस्तफ़ा कमाल को और अल्ताफ़ हुसैन को अब ख़तरा था मुस्तफ़ा कमाल से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफ़ा कमाल मेरी जगह लेने की कोशिश करे। तो आप अल्ताफ़ हुसैन ने अल्ताफ़ हुसैन कमाल को एक ओपन थ्रेड दी। ये एक बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस बात को एक तरफ तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के आगे सवाल रखा जा सकता है कि जी क्या इस किस्म की कोई बात की गई थी, तो दूसरी तरफ ये बात कतई तौर पर एक हतमी बात नहीं कही जा सकती क्योंकि एक ऐसा शख्स जो जेल में है, ऐसा शख्स जो अंडर ट्रायल है, वो ये बात कह रहा है और इसकी कोई भी वजह हो सकती है। इसकी वजह एक उम्मीद भी हो सकती है कि मुझे कोई रिलीफ दिया जाए, इसकी वजह यह भी हो सकती है कि अंडर ड्यूरेस है, इसकी वजह क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो माजी में ऐसी वीडियो सामने आती रही हैं उनके हवाले से जो केसेस हैं। एक और बात उन्होंने की और वो था कि कराची में राब्ता कमेटी से उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूँ आप इस मामले से अलग रहें, ये मेरा, मोहम्मद अनवर कार और लंदन इंतजामिया का और अल्ताफ़ हुसैन साहब का मामला है। ये मेरा और अल्ताफ़ हुसैन और अनवर और लंदन इंतजामिया का मतलब के मामला है। इसमें मतलब कि आप लोग इस वक्त तक जानबदार हैं कराची राब्ता कमेटी जब तक अदालतें अपने फैसला न सुना दें। अपने किसी ऐसे अमल से आवाम कारकुनान को गुमराह करने की कोशिश ना करेंगे जिसका नतीजे में मतलब कि मौजूदा नस्ल और आइंदा नस्ल
जिसका आपको वो भी आधा वो करना पड़े, तो उस वक्त इंतज़ार किया जाए इस चीज़ का। आपने देखा ये बात वो कह रहे हैं हमारा मामला है, साथ में ये भी कहते नज़र आते हैं कि माजी में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिसी में अचानक शिफ्ट आई थी और आफिया सिद्दीकी के फेवर में प्रोटेस्ट करती नजर आई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो इसलिए था कि ताकि इमरान फारूक केस आगे ना बढ़े, और ये प्रेशर डाला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बरतानवी अथॉरिटीज़ को और वहाँ की एजेंसियों को कि अगर आप ये करेंगे तो हम फिर इस किस्म के प्रोटेस्ट करेंगे। बड़ा बयान है और ज़ाहिर है हमें कट के और बिट्स एंड पीसेस में यह बयान मौसूल हुआ। फ़ाज़ शहबाज साहब साफ़ी हैं, एंकर पर्सन है आप रोज़ टीवी, उनसे ज़रा जानते हैं क्योंकि उनके ज़रिए ये सारी मालूमात आई हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा आप एक दूसरे प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं, ये जो चीज़ है ये जो भी आपको चीज़ मिली आपकी सोर्सेज हो सकती है, मगर आप बताना चाहेंगे एक इंसान जेल में है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से एक हिस्ट्री है, उनका इल्जाम रहता है हमारा मीडिया ट्रायल होता रहता है, एक इंसान जेल में है, ये वीडियो आप तक कैसे पहुंची? शाहजेब खानज़ादा साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, मौका दिया, ज़हमत दी मुझे। तो जहाँ तक ये बात कि ये आई कहाँ से है, तो ये बिल्कुल मेरे सोर्सेज से मुझे मौसूल हुई है, मुझे मिली है, और इसमें मैं इससे ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं कह सकता कि क्योंकि सोर्सेज रिवील तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये मैं ज़रूर साथ कह दूं कि ये बाज़-औक़ात होता है ना कि जैसे सौलत मिर्ज़ा साहब की वीडियो मंजर आम पर आ गई थी तो वो ख़ास उसके पीछे एजेंडा भी था, कुछ मामलात भी थे, लेकिन ये कोई एजेंडा वाला मामला नहीं है, ये पर्सनल एक मेहनत का नतीजा है जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। नहीं, आप नहीं है सोर्स बताने के पाबंद, मगर एक शख्स है जो अंडर अरेस्ट है, तो इस बात की क्या गारंटी? आपने कहा एजेंडा नहीं है कि ये अंडर ड्यूरेस नहीं बात कर रहा, कोई भी बात हो सकती है, कोई टॉर्चर के बाद नहीं बात कर रहा, अंडर ड्यूरेस बात नहीं कर रहा है। ये शाहजेब खानज़ादा साहब अगर ये किसी खास एजेंडे पे होती तो ये तकरीबन कोई 5-6 दिन से मेरे पास मौजूद है, इससे पहले से भी मुझे पता था ये सारे मामलात का, तो ये बहुत सारे चैनल्स की अब तक हेडलाइंस बन चुकी होती और हर तरफ फैल चुकी होती और वायरल हो चुकी होती। ये एक बैयन सबूत है कि ये खास किसी एजेंडे पे नहीं है। जहाँ तक उनका सवालात का ताल्लुक है कि उन्होंने सवालात का जवाब क्या दिया, तो एक जगह तो आपने सुना और देखा भी होगा कि वो कह रहे हैं कि काशिफ कामरान से मैं अपील करता हूँ कि वो कंधार में और वापस आ जाएं, तो ये आपको पता है कि वो गलत बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि काशिफ साहब अब किधर हैं, तो इस वजह से इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उस हद तक आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हो सकता है शायद किसी प्रेशर के ताबे भी हों, इस हद तक आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं किसी प्रेशर के ताबे भी हों, ये फिर कितनी पुरानी होगी अंदाजन वीडियो आपको मौसूल जब भी हुई है, कितनी पुरानी होगी? ये तकरीबन जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक ये मैक्सिमम तकरीबन कोई 10 दिन पुरानी है। नहीं, अगर ये 10 दिन पुरानी है, इस शख्स को ये नहीं पता, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बहरिया टाउन के लिए काम करते हैं, मलिक रियाज साहब से अपील कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल को जो वास्ते दे रहे हैं वो जो मौजूदा सिनेरियो है उसको रख के नहीं दे रहे, तो इन्हें पता नहीं है। ये तो उससे ज्यादा पुरानी लगती है, जो बातें कर रहे हैं वो ज्यादा माजी की लगती हैं। जी, वो आपको याद होगा कि अयान अली जब अडयाला जेल गई थी तो सबसे पहले उनसे टीवी की सहूलत ले ली गई थी, तो अब अडयाला के जिस सेल में ये मौजूद है वहाँ टीवी खबरें वहाँ उन तक नहीं पहुँचती, तो मुझे यकीन है कि उन्हें अभी तक नहीं पता कि मुस्तफ़ा कमाल नई पार्टी बना चुके हैं, मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान आ चुके हैं और मुस्तफ़ा कमाल का जो मौजूदा इस वक्त स्टेटस है वो उन्हें नहीं पता। ये जरा अडयाला का वो सेल नंबर आप हमें भी बताएं जहां पर टेलीविजन तो मना है लेकिन कैमरा और मोबाइल जा सकता है और उससे वीडियोस बन के आ सकती हैं। ये अडयाला का कौन सा सेल नंबर है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, लेकिन इस पे तो खानज़ादा साहब मैं बिल्कुल भी कुछ कह नहीं सकता, सवाए मुस्कुराहट के मैं अपने ऑडियंस के साथ, व्यूज़ के साथ और आपके साथ मुस्कुराहट के अलावा कुछ शेयर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फ़ाज़ शहबाज मौजूद थे और ख़ुद उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने इसकी ऑडियो अपने टेलीविज़न पर भी चलाई है और ये जो मामला है ये सारा का सारा वीडियो का है। उम्मीद करते हैं कि चौंसाद साहब इसका नोटिस लें। जो बातें खालिद शमीम की तरफ से कही गई हैं वो अंडर ड्यूरेस हैं या नहीं, ऑथेंटिक हैं या नहीं, इस बात की तहकीकात भी खुद हुकूमत ही कर सकती है, मगर बहरहाल ये जब तक कोई तहकीकात नहीं होती ये महज इल्ज़ामात हैं, ये अंडर ड्यूरेस भी हो सकते हैं। बेशक फ़ाज़ साहब कह रहे हैं कि कोई एजेंडा या ऐसा मामला नहीं है, मगर इसका कोई एजेंडा भी हो सकता है एक ऐसी जगह जहाँ पर अगर टेलीविज़न नहीं है और इस शख्स को ये नहीं पता 10 दिन पहले तक
कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर वतन वापस आ गए हैं तो टेलीविजन नहीं है, तो ये सब चीज़ें इसको किसने प्रोवाइड की हैं और एजेंडे के तहत नहीं की, तो और क्या मामला है, इसका बहरहाल नोटिस लिया जाना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लेकर हम फिर कह रहे हैं कि एक हिस्ट्री है ऐसे वीडियो लीक्स की जो कि मीडिया पर ज़रूर आते हैं, फिर उस हवाले से अदालती फैसले नज़र नहीं आ रहे होते। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद उज़ैर बलोच 197 केसेस की बात हुई, 197 एतराफ़ात की बात हुई, FIR आज कटी है, तो असलहे को छुपाने के हवाले से कराची में खौफ की अलामत, ये मामला क्या है, उज़ैर बलोच का मामला, उस वो 197 केसेस कहाँ जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची में खौफ की अलामत तस्वुर किया जाने वाला वो शख्स जिसके खिलाफ पुलिस ने लियारी में कई ऑपरेशन किए लेकिन फिर भी वो गिरफ्तार ना हुआ, पुलिस वाले शहीद हुए, वो गिरफ्तार ना हुआ, वो शख्स जिस पर कई कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं, इस शख्स का नाम है उज़ैर बलोच। रेंजर्स ने उज़ैर बलोच को इस साल जनवरी में कराची में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के बाद उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उज़ैर बलोच को 90 रोज के लिए रेंजर्स की तहवील में दे दिया और आज उज़ैर बलोच पर रेंजर्स की मुद्दत में FIR दर्ज हो गई है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब उज़ैर बलोच 14 रोज के लिए पुलिस की तहवील में है, लेकिन FIR उज़ैर बलोच पर दर्ज हुई है वो बहुत दिलचस्प है। इसलिए दिलचस्प है कि जो मुकदमा उज़ैर बलोच पर दर्ज हुआ वो 90 रोज़ा रेंजर्स हिरासत में उस इंकिशाफात के बाद हुआ जिसमें उज़ैर बलोच ने रेंजर्स को बताया और ये JIT के मंदरजात लीक होते रहे कि उसने कहा कि असलहा और धमाका खेज मवाद उसने छुपाया हुआ है। और कल उज़ैर बलोच के इस इंकिशाफ के बाद कल सिक्योरिटी हुक्काम ने कार्रवाई की जिसमें बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ। अहम और दिलचस्प बात यह है कि अब तक जो मामलात सामने आए जिसकी हम बात कर रहे हैं JIT में लीक होने की, वो 197 एतराफ़ात के हवाले से हैं जिसमें मुतअद्दिद कत्ल के मामलात शामिल हैं। ताजिर हों या अरशद पप्पू का केस हो या दूसरे मामलात हों या सियासी हरीफों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, भत्ते के मामलात हों, वो सब की 197 कन्फेशंस है उज़ैर बलोच की तरफ से। और जो आज का FIR है वो सिर्फ उस असलहे की बरामदी को मेंशन करती है। तो ये केस जा किस तरफ रहा है, अगर रिमांड मजीद हो रहा है तो क्या रिमांड पर रिमांड होंगे, ये केस किस सिमत में बढ़ता रहेगा। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। बहुत सारा कुछ आया JITs के हवाले से, जो मामलात लीक होते रहे 197 ज़ाहिर ऑफिशियल सतह पर उसको अभी तक नहीं बताया गया, मगर जो FIR है ये असलहे की बरामदी के हवाले से है। केस किस सिमत में जा रहा है एग्जैक्टली? हाँ शाहजेद, देखें जो आज केस दर्ज हुआ है ये इस हवाले से इसको इस अंदाज में देखा जाए कि जो 90 रोज़ा रिमांड है रेंजर्स के पास उज़ैर बलोच का वो ख़त्म हो रहा है। अब उन्हें अगर उज़ैर बलोच को मजीद अपनी तहवील में रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुकदमा कोई कानूनी तकाजा पूरा करें। और कानूनी तकाजा यही है कि एक मुकदमा दर्ज किया उन्होंने और उसका जो है रिमांड ले लिया है। इस रिमांड के बाद अगर उन्हें मजीद उज़ैर बलोच को अपने पास रखना होगा, उससे मजीद तफ्तीश करनी होगी तो कोई और मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए उज़ैर बलोच के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। कोई 56 केसेस तो उसके खिलाफ वो हैं जो उसकी गिरफ्तारी से पहले के हैं। उसके बाद अभी एक और मुकदमा दर्ज हो गया, तो मजीद और मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं उज़ैर बलोच को अगर अपनी तहवील में रखना है। और जहां तक बात है JIT की, तो JIT के हवाले से जो इतलात हैं, जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो ये है कि वो JIT जो हो चुकी है उस JIT पर अभी तक JIT के अरकान ने दस्तखत नहीं किए हैं, जिसकी वजह से वो JIT का मामला जो है वो रुका हुआ है। जब JIT पर दस्तखत हो जाएंगे वो JIT जो है फिर ही किसी अदालत में जो है पेश की जा सकेगी, जैसा कि अदालत ने हुक्म भी दिया था कि JIT जो है वो बना दी जाए और JIT बना दी भी गई। लेकिन उसके ऊपर चूंकि उसके अरकान ने दस्तखत नहीं किए तो उसकी अभी कोई हैसियत नहीं है। और वैसे भी जो JIT को जो चैलेंज किया जा सकता है अदालतों में, ये कानूनी उसकी कोई हैसियत इस तरह की नहीं होती कि उसको कोई चैलेंज ना कर सके, या जो उसमें जो बातें कही गई हैं उनको कहीं जो है वो किसी अदालत में उसे चैलेंज ना किया जा सके, तो उसे चैलेंज तो किया जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो 197 केसेस के कन्फेशन के मामलात हैं और JIT के जो कन्फेशन हैं और जो लीक हुए मामलात वो अपनी जगह पर पैरेलल चल रहे हैं। ये जो 14 दिन का रिमांड है इसको एक वन ऑफ केस के तौर पर ट्रीट करें, बाकी सारे के सारे मामलात उसकी कन्फेशन वो आगे चलेंगे, सारे के सारे केसेस आगे चलते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये मामला चलता रहेगा। अभी उज़ैर बलोच से तफ्तीश जारी है। जो ज़राए हमें बता रहे हैं उसमें यह है कि उज़ैर बलोच ने बहुत सी बातें बताई हैं, उन बातों के हवाले से भी मजीद चीज़ें की जानी हैं। जिस तरह से कि कादिर पटेल से तफ्तीश हुई, जिस तरह से सानिया नाज बलोच से तफ्तीश हुई, जिस तरह से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से इस हवाले से तफ्तीश हुई है लियारी गैंग वॉर के हवाले से, तो ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। अगर ये कहा जाए कि ये उज़ैर बलोच को कोई रिलीफ मिल गया है तो ये रिलीफ नहीं मैं से समझता। उज़ैर बलोच को के लिए तो अगर रिलीफ को हम देखें तो हमें यही नज़र आता है कि उज़ैर बलोच को जो वो जिंदा गिरफ्तार करके जो है पेश कर दिया गया है, उसे सामने ले आया
लाया गया है, तो यही मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिलीफ है। लेकिन अगर वो जेल चला जाता है तो जो मौजूदा सिनारियो जो मैं नजर आता है कि जेल जाने की सूरत में उज़ैर बलोच को जेल में कुछ सहूलतें मिल सकती हैं, वो सहूलतें यकीनन उनमें एक ये भी होगी कि उसकी मुलाकातें जो है वो शुरू हो जाएंगी, वो अपने लोगों से राब्तों में आ जाएगा। तो फिलहाल जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उज़ैर बलोच जो फिलहाल राब्तों में आए, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी वो मजीद तहवील में रहे। और जो उज़ैर बलोच के मामलात हैं जो उसकी तफ्तीश में जो उसने इंकिशाफात किए उनकी बुनियाद पर अभी मजीद केस बन सकते हैं और मजीद केस बनेंगे। उज़ैर बलोच को जो वो तहवील में रखना है, जरा हमें यही बताते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, इस हवाले से मैं तफसीलात बता रहे थे। केस अभी आगे चलता रहेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। अब से 1 माह पहले तक भी आपने सोचा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाल हवेली जाएगी। अब से 1 माह पहले तक भी आपने सोचा होगा कि शेख रशीद साहब बिलावल भुट्टो की तारीफें करेंगे। ऐसा हुआ है? शेख रशीद साहब से पूछते हैं क्या ऐसा बदला है और क्या परमानेंट बुनियादों पर बदला है। एक ब्रेक के बाद मशहूर कॉल है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। कल एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले कब हेक हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। और पाकिस्तानी सियासत में इस कॉल का अमली मुजाहिरा कई मरतबा देखा जाता रहा और आज भी रावलपिंडी में ऐसा एक नज़ारा देखने को मिला जब हुकूमत के खिलाफ मुहाज बनाने के लिए माजी के सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन, खुर्शीद शाह, नवीद कमर अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद से मिलने रावलपिंडी उनकी लाल हवेली गए। पीपल्स पार्टी ने पनामा लीग्स पर अपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत के लिए शेख रशीद को दावत दी और दोनों जमातों के रहनुमाओं ने वजीर आजम नवाज शरीफ के एहतसाब पर जोर दिया। शेख रशीद जो आज से पहले पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते देखे जाते थे, आज उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को खुशामदीद भी कहा और अब वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, यकीन जानिए ये ऐसा पहले धरने में आपने पीपल्स पार्टी के बारे में जो बातें की, बिलावल भुट्टो के बारे में जो बातें की, वो सारी की सारी तकरीरें बड़ा अजीब सा लग रहा था आज आप दोनों को साथ देखकर। कितने अरसे बाद साथ लाल हवेली आई है पीपल्स पार्टी? बस 40 साल बाद, 5 नवंबर 1968। इतने अरसे बाद, मतलब आपकी सियासत के बिल्कुल ही इब्तिदाई दौर में आई होगी। आपने उम्मीद की थी पीपल्स पार्टी 1-1.5 महीने पहले भी या साल पहले आपने उम्मीद की थी पीपल्स पार्टी आएगी लाल हवेली? नहीं, मैंने नहीं कभी सोचा था। शाह साहब ने फ़ोन की, बिलावल से मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले और उनका खुलूस और उनकी मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा ही थी मेरे लिए। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा, मैंने उसे कहा कि भाई मेक एंड ब्रेक है आपका, खड़े हों अवाम के साथ और जानदार फैसला करें। और उन्होंने कहा ये आपका स्ट्रीट विजडम कहता है। मैंने कहा बिल्कुल मेरी ये राय है कि पीपल्स पार्टी के लिए एक मौका है और एतजाज अहसन और खुर्शीद शाह और कायरा साहब एक बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। इनको रोकिएगा नहीं, इनको खेलने दी। शाम को उन्होंने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ साहब रिजाइन दें। बात का पता नहीं क्या हालात है। शेख साहब, आपसे मुलाकात का बिलावल पर इतना असर हुआ कि उन्होंने शाम में मियां साहब के लिए ट्वीट भी किया कि वो रिजाइन कर दें। फिर उनकी पार्टी के रहनुमा भी लाल मस्जिद आ गए। इतनी बड़ी तब्दीली सालों बाद आ गए। ये इतना असर है सर एक मुलाकात का? मुझे नहीं पता क्या असर था। शाह जी ने कल मुझे फ़ोन किया सुबह 10:30 बजे, खुर्शीद शाह साहब ने, कि मैं और एतजाज अहसन आना चाहते हैं। मैंने कहा वेलकम जी, लाल हवेली में आए, ज़रूर आएँ, आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जो हमारी रवायत है उसके मुताबिक हमने उसको उन्हें खुशामदीद कहा। वैसे सब फिर तय क्या पाया है? आप तो ज़ाहिर खान साहब के, आप खुद भी कहते हैं कि इमरान खान दोस्त हैं, आप उनके साथ खड़े भी हुए हैं पिछले जितने भी प्रोटेस्ट हैं, मगर कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो, कोई भी लाए अमल बने, उसमें तय पाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर किस्म के लाए अमल के लिए साथ खड़ी होगी आप लोगों के? आइंदा 10 तारीख तक पता लग जाएगा, 2 तारीख तक भी पता लग जाएगा। मेरा ख्याल है सवाए फजलुर रहमान साहब के कोई पीपल्स पार्टी या कोई दूसरी खड़े होने की नहीं। मेरा ख्याल है आवाम के साथ खड़े होंगे। और एक फजलुर रहमान साहब भी जब देखेंगे कि सूरत हाल मुख्तलिफ है तो शायद वो सोचने पे मजबूर हों, वरना मैं चला जाऊंगा फजलुर रहमान साहब के पास, क्योंकि मैं हूँ जो तरीके इंसाफ में उनका केस लड़ता हूँ। जब मजमा उनके खिलाफ नारे लगाता है तो मैं उनको रोकता हूँ। लेकिन अगर फजलुर रहमान साहब ने ये फैसला ही कर लिया कि भाई नहीं, उन्होंने आवाम के साथ नहीं चलना, तो उसका फैसला उन्हीं का है। मगर शेख साहब, पीपल्स पार्टी को साथ मिला के जब करप्शन के खिलाफ एहतजाज करेंगे, क्योंकि कंटेनर पर खड़े होकर आपने भी, खान साहब ने भी जो बातें पीपल्स पार्टी के हवाले से की हैं, आपको लगता है आप उसी हाई मॉरल ग्राउंड पर होंगे कि करप्शन के खिलाफ एहतजाज होगा, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा, मगर पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर होगा? पीपल्स पार्टी का यहां मसला नहीं है। मसला यह है
कि करप्ट लोगों से जान छूटनी चाहिए, करप्ट लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अगर इसमें कोई समझता, और ये करप्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आज का करप्ट है, पहले गैंग ऑफ 5 और देयर 30 किड्स का फैसला कर लें और फिर आगे भी फैसला कर लें कि जिसने गाजरें खाई हैं उसको चूरन मिलना चाहिए, उसको हाजमीना की दवाई मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं कि 20-20 साल पहले जो मानसेरा में इफ्तिताह किए हैं उसको दोबारा करना चाहते हैं और अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं, ये बाजू आजमाए हुए हैं। ये मुशर्रफ के साथ भी यही लोग थे, ये मुशर्रफ के साथ भी थे, एनआरओ में बड़ा इनका नेक नाम था और ये आपको मरवाने में भी आगे आगे होंगे। मगर शेख साहब एक और बात बताइएगा, ये बात पर भी इल्जाम लगाया ना कि दोनों का मुकमुका है, ये एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए मुकमुका है, पता है कि अगर एक के ऊपर हाथ डाला तो दूसरे की बारी आएगी, इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सिंध हुकूमत बचाने के लिए, सिंध हुकूमत ना चली जाए, वहां करप्शन करनी है, इसलिए कुछ नहीं करते। ये सारे इल्जाम लगाए गए थे। आज आप कन्विंस हुए हैं कि पीपल्स पार्टी आपको इस बात के लिए राजी नजर आई कि हमारे गिरेबान तक भी हाथ आता है तो आए, सिंध हुकूमत जाती है तो जाए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे आपके साथ मिलकर। ये कमिटमेंट दिखी है आपको? मेरी इतला के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब ने कमोबेश आधा घंटा खुर्शीद शाह साहब से टेलीफोन पे बात की है और मेरी इतला यह है कि अगर 30 मिनट नहीं तो 20-25 मिनट जरूर बात हुई है और उसमें उन्होंने 2 तारीख के मतलब यकीनन उनसे बात की हो। मैंने इन लोगों को यह कहा कि भाई आप, एतजाज एहसन से मैंने खास तौर पर कहा कि आप मैदान में निकलें, खुर्शीद शाह पे शायद कोई पाबंदियां हों, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको रोल अदा करना चाहिए। और उन्होंने अमेरिकन ने जब मुझे 2 दफ़ा जहाज से उतारा, एक तारीखी किरदार असम्बली में अदा किया। एतजाज एहसन पे मुझे उम्मीद है कि वो स्टैंड ले सकते हैं या ले, लेकिन हालात आने वाले दिनों में अब सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। अगर वो केस नहीं लेते, इस मुल्क की सियासत मुख्तलिफ होगी। अगर वो केस लेते हैं और TRO ये इसके असूल और ज़वाबित तय नहीं हो सकते अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, तो मुझे यकीन है कि 2 तारीख को नवाज शरीफ साहब की कोशिश के बावजूद सारी अपोजिशन पार्टियां नुक्ते पर इकट्ठी हो जाएंगी, माइनस मौलाना फजलुर रहमान। शेख साहब आखिर में ये भी बताइए कि बिलावल की राय बदल गई आपसे मिलकर, आप कह रहे हैं उन्होंने ट्वीट भी किया, फिर पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन भी आप कह रहे हैं 40 साल बाद आ गया। कंटेनर पे हमें नजर आया कि बिलावल भुट्टो के बारे में आपकी भी एक राय थी जिसका बार बार इजहार किया करते थे, वो मिलके आपकी भी राय बदली है बिलावल के बारे में या सिर्फ उन्हीं की बदली है? बदली है। मुझे वो फैन मिला, मुझे नहीं पता था मेरा फैन है, मैं ऐसे ही मैंने अपनी राय बदली है और उससे मीटिंग्स, उसने कहा कि हमारी मुलाकातें रहनी चाहिए, अगर उन्होंने ख्वाहिश की तो होती रहेंगी, ये उनकी ख्वाहिश पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं इमरान खान का साथी हूँ और उसके जलसे में भी शिरकत करूँगा, इतवार वाले जलसे में, और जो उसकी तहरीक होगी उसके साथ रहूँगा। आज पीपल्स पार्टी ने जो दावत दी है, अवामी मुस्लिम लीग ने उसको कबूल किया है और हम इंशाअल्लाह ताला एक नकाती एजेंडे में उनका साथ देंगे और करप्शन के खात्मे के लिए जोश, जज्बे और वलवले, तनतने, दबदबे, हममे के साथ करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रा वेगन गवर्नमेंट को खत्म करके लेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्हें कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान के अलावा सभी नजर आते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद मौलाना फजलुर रहमान के पास चले जाएंगे और मंतकी अंजाम तक ये तहरीक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पनामा लीक्स के मजीद लीक्स आने वाले हैं, हतमी कहे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत कुछ मंजर आम पर आएगा। क्या मंजर आम पर आएगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अब बात पनामा लीक्स की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मचाने वाली पनामा लीक्स का एक नया वर्जन, नेक्स्ट वर्जन सामने आने वाला है। आखिरी कहा जा रहा है कि इसमें सारी की सारी मालूमात होगी और अब इस तहलके में आज से 11 दिन बाद 9 मई को मजीद तेजी आने का इम्कान है, क्योंकि पनामा लीक्स का दूसरा वर्जन या दूसरी किस्त कह लें सामने आने वाली है और खबरें हैं कि दूसरी पनामा लीक्स में 400 से ज्यादा पाकिस्तानियों की तफसीलात जारी होंगी और इनमें से ज्यादातर अफराद कराची और लाहौर की कारोबारी और सियासी शख्सियात हैं, जिनमें से बेशतर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी हैं। 3 अप्रैल को जब पनामा पेपर्स में पहली मरतबा ऑफशोर कंपनीज के हवाले से 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेजात जारी की गई थी, तो दुनिया के कई बड़े बड़े नाम पनामा लीक्स की जद में आकर मुतनाज़े हो गए। इस्तीफे, तहकीकात और वजाहतें सामने आई और इस वक्त
वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों, साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी रहनुमा रहमान मलिक समेत 200 से जायद पाकिस्तानियों के नाम पनामा लीक्स में सामने आए थे, जिसके बाद अपोजिशन जमातों ने पनामा लीक्स को बुनियाद बनाकर वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुहाज तैयार करना शुरू किया। मुख्तलिफ ऐसी जमातें जो अरसा से नहीं मिली थी, अरसों से नहीं मिली थी, वो मिलने लगी। इसकी एक मिसाल आपने आज भी देखी, पीपल्स पार्टी लाल हवेली गई बकौल शेख रशीद साहब के 40 साल बाद गई। हुकूमत जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखने के साथ साथ सियासी मुहाज पर भी चैलेंज है, सवालात उठ रहे हैं, मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। आज नून लीग ये कहती नजर आई कि ICIJ ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ की मिल्कियत में ये कंपनियां हैं, ये बात दुरुस्त नहीं थी और उन्होंने अपनी तस्हीह कर ली है। तस्हीह हो या ना हो, मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी मिल्कियत नहीं है तो मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों की मिल्कियत है। और वजीर आजम नवाज शरीफ अगर किसी भी किस्म के अपोजिशन इत्तेहाद को आगे बढ़ने की जगह दे रहे हैं, इस हद तक जगह दे रहे हैं कि 40 साल बाद बकौल शेख रशीद साहब के पीपल्स पार्टी तक लाल हवेली चली गई, तो जिम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन जमातों पर नहीं डाली जा सकती। हुकूमत यह कहकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती कि अपोजिशन जमातें इस मामले को सियासी बना रही हैं। खुद मियां नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से बरतानवी वजीर आजम ने किया, जिस तरीके से बरतानवी वजीर आजम ने असासे सामने रखे, हम अपने प्रोग्राम में बार बार सीनियर वुज़रा से और नून लीग के सीनियर नुमाइंदों से सवाल करते रहे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, अगर आप शौकत खानम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स दिखा के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मामला सामने रखिए, सिस्टम को डीरेल होने से बचाइए, हुकूमत को जाने से बचाइए। आप कहते हैं कि आपने मईशत बेहतर करनी है और मईशत को एक खबर नहीं पसंद और वो है गैर यकीनी की सूरत हाल, तो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होने से बचाइए। लेकिन हुकूमत की तरफ से अपोजिशन का ये मुतालबा जरूर माना गया कि जुडिशल कमीशन बना दिया गया, चीफ जस्टिस को खत लिख दिया गया, मगर जो काम नहीं किया वजीर आजम ने वो ये कि ट्रांसपेरेंट तरीके से बरतानवी वजीर आजम की तरह अपने बच्चों के मामलात सामने रखते और पार्लियामेंट में रख देते, मीडिया के सामने रख देते, तो अगर यहां से सिस्टम को खतरा होता है, अगर यहां से मईशत कमजोर होती है, गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से मईशत का पहिया रुकता है, तो जिम्मेदारी अपोजिशन पर ही नहीं खुद हुकूमत पर भी होगी। वजीर आजम के लिए बड़ा मौका है कि मामला सामने रखें। नया पनामा लीक्स में क्या आने वाला है? उमर चीमा, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ के जंग से और द न्यूज़ से आप वाबस्ता हैं और ICIJ के प्लेटफॉर्म से। ये जो पनामा लीक्स का पाकिस्तान का मामला है, ये आपके सामने जो मंजर आम पर आया, उसमें पाकिस्तान से उमर चीमा ने ही काम किया और सबसे पहले ये इतलात और ये रिपोर्ट आपने द न्यूज़ और जंग में ही देखी थी। नया क्या आने वाला है? उमर चीमा से पूछते हैं। उमर चीमा, बहुत शुक्रिया। नया क्या आने वाला है? जो अगली किस्त है वो क्या लेकर आएगी, क्या दिखाएगी, क्या क्या नया आएगा? देखिए, एक तो ये है कि हमने जो पहली खबर भी दी थी उसमें काफी नाम दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैमिली से मीडिया भी आगे नहीं बढ़ पाया। और भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, जिसमें हमने एक हाजिर सर्विस जज साहब है उनका भी जिक्र किया था, कोई एक सैफुल्ला फैमिली है उनका भी जिक्र था, और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन ये है कि ये इनफैक्ट पनामा पेपर जो है वो पोलिटिसाइज भी काफी हो चुका है। जो इसमें मुझे इसकी एक डाउन साइड लग रही है, मुझे लग रहा है कि एक पॉलिटिकल स्कोरिंग से, जो पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा शायद हम इन्वेस्टिगेशन में कम इंटरेस्टेड हैं। जो चीज आने वाली है, एक अभी तो ये है ना कि जिस तरह अभी एक हिस्सा है जो एक फाइनल फिल्म है चलनी है, वो तो अभी चलने वाली है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जो एक तस्वीर का एक मुकम्मल तस्वीर, जामे तस्वीर, वो भी 9 मई को आएगी। और उसमें मेरे ख्याल एक अपॉर्चुनिटी हमारे चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको साजिशों की नजर करें। और सब अपॉर्चुनिटी इस तरह हो कि जाहिर है जब नाम आए, और पाकिस्तान में माजी में भी हुआ है, नाम आए तो हुआ कि जी अब पाकिस्तान से जो लूटा गया पैसा है जिस तरह साबित होता जाएगा वापस आता जाएगा। अगर वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों का मामला है, साबित हुआ वापस आएगा, दूसरे 250 लोगों का आएगा, एक ऐसा बाब खुलेगा जिसमें पाकिस्तान से पैसा बाहर जाना बंद हो करप्शन के तहत, तो जो गया वो वापस आए। आप क्या खुद भी मायूस हुए हैं? माजी में भी आपने इस हवाले से काम किया है कि जो सिमत है वो सियासी होती जा रही है बजाय इसके कि तहकीकात होती। मैं आपको बताऊं कि जब 2012 में मैंने फर्स्ट टाइम तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टैक्सेस पे रिपोर्ट किया था, तो बजाय इसके कि कोई आदमी मेरे हकायक को चैलेंज करे, मेरी इंफॉर्मेशन को चैलेंज करे, कई उस वक्त के हुक्मरान, जमात से ताल्लुक रखने वाले और अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले, वो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि हमें पता चले कि इस स्टडी को फंडिंग किधर से हुई है, ताकि हम हकायक को साइड पे रखते हुए हम इस चीज पे आ जाएंगे कि ये एक साजिश है। तो वो मद्देनजर रखते हुए आप देखें,
अगर इधर कानून की हुक्मरानी हो तो हमारी 2012 की फाइंडिंग में था कि 67% लॉ मेकर टैक्स डिफॉल्टर थे। अगर कोई कानून मौजूद होता, यूके की पार्लियामेंट में आपको याद होगा कि हरजात के स्कैंडल पे कितने लोगों ने इस्तीफे दिए थे। हमारे तो इधर कुछ भी नहीं होता, चीजें कुछ 4 दिन चलती हैं, कोई मीडिया हाइप क्रिएट होती है और बदकिस्मती से अगर कोई सोल्यूशन कोई लोग सजेस्ट करते हैं तो कोई वो कहते हैं जी क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी फलां। मेरे ख्याल इससे चीजें मुस्बत सिमत में आगे नहीं बढ़ रही और मुझे ये खदशा है कि ये जितना सियासत की नजर हो गया है इसमें कम लोग हैं कि जो इत्साब में इंटरेस्टेड हैं, ज्यादा वो इसी चीज में इंटरेस्टेड हैं कि हम अपने अपने कोई एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर लें। उमर जवाद साहब बहुत शुक्रिया। और खुद कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मामला पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का है, जहां वजीर आजम खुद अपने बच्चों के मामला सामने नहीं रख रहे, वहां अपोजिशन की तरफ से भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कम ज्यादा नजर आती है। ये मामला कम दिखता है कि पाकिस्तान के लूटे गए असासे वापस आ जाएं। जहां वजीर आजम के लिए सवालात उठ रहे हैं और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मामला साफ और शफाफ तरीके से बरतानवी वजीर आजम की तरह सामने रखें, उसी तरीके से इमरान खान साहब के लिए भी सवालात पैदा हो रहे हैं। अलीम खान का पनामा लीक्स में नाम आया। खान साहब ने बजाय इसके कि ये कहते हैं कि हम तहकीकात करेंगे और पार्टी के अंदर तहकीकात करेंगे और अलीम खान जवाब दे हैं, खान साहब ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि ये बात वो पहले डिक्लेयर कर चुके थे। ये भी नहीं जाना कि जो डिक्लेयर किया है वो कितना सा अमाउंट है, चंद लाख का अमाउंट है और इतने की प्रॉपर्टी बरतानिया में हो नहीं सकती। जब मामला आया जहांगीर खान तरीन साहब का, खान साहब उन्हें भी डिफेंड करने निकल पड़े और कोई तहकीकात नहीं कर रहा है। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैंने तो बाद में ये कंपनी ली, कर्जे पहले माफ हो गए थे, बाद में पता चला कि जहांगीर खान तरीन साहब के असल में तो ये दामाद की कंपनी है और ये सारा का सारा मामला उस दौरान होता रहा। और तो ये जो तहकीकात हैं, इमरान खान साहब का अपना हमेशा से जो एक नारा नजर आया था करप्शन के खिलाफ, पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी के मामले में खान साहब अपने लोगों को डिफेंड करते नजर आते हैं, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मियां नवाज शरीफ हों या इमरान खान, दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। याद दीजिए, अल्लाह हाफिज। जिंदगी नाम है लम्हों को जीने का,